नमस्कार, मैं हूँ दामिनी सिन्हा बालाजी मीडिया से और आज हम इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में बैठे हैं मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र के मेहरा के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो में और मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप इस फील्ड में कहाँ से आए, मतलब कैसे आपकी शुरुआत हुई, कुछ बताएंगे हमारे? मैं इस संस्थान में 1969 में आया था, अमृतसर से आया था। अमृतसर में मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद, और जब मैं आया मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। ओवर द इयर्स, इतने सालों के बाद मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने एक नया विषय इस देश में लाया, उसका कहते हैं ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। ये मेरे से पहले इस देश में नहीं था। तो ये ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ है? इसमें हम टेस्ट करते हैं जीन्स का, उसको कहते हैं HLA जीन्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स। इसकी ज़रूरत पड़ती है डोनर सिलेक्शन के लिए। डोनर कौन सा हो ट्रांसप्लांट के लिए, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो। लेकिन कैंसर में, क्योंकि जो ब्लड कैंसर है, एक बहुत बड़ी सूची है इसकी। ब्लड कैंसर में ल्यूकीमियास हैं, अनीमिया है, माइलोमास हैं, थैलेसीमियास हैं, सिकल सेल डिजीज़ है। इतनी बड़ी सूची है जिनमें के ब्लड कैंसर के लिए हमें करना पड़ रहा है ट्रांसप्लांट। व्हाट काइंड ऑफ कॉमन पेशेंट्स यू डील विद? आप जो पेशेंट्स आपके पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं, इस बीमारी से रिलेटेड आप कितने जो ज़्यादा नंबर में होते हो? उनमें ये जो सबसे बड़ी है क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया, इस तरह की बीमारियों में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि इस मरीज में अपने ब्लड सेल जो हैं वो नॉर्मल बन नहीं रहे, तो वो कैंसर टाइप के सेल बन रहे हैं। हम पहले उनको रिमूव करते हैं, फिर हम बाहर से हेल्दी स्टेम सेल डालने होते हैं। ना ये हेल्दी स्टेम सेल कहाँ से आए? ये उसके लिए हमें एक हेल्दी डोनर चाहिए होता है। या तो वो डोनर आ सकता है फैमिली से, फैमिली में सगे भाई बहन जो हैं उनका मैच करने का चांसेस होता है, लेकिन सभी भाई बहन करते नहीं है मैच, सिर्फ 1/4। तो दैट मीन्स 3/4 जो मरीज आते हैं उनके पास डोनर ही नहीं होता। अगर वो डोनर ही नहीं रहेगा तो हम स्टेम सेल कहाँ से डालेंगे? जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का, तो वो गरीबों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि उनके पास तो पैसों की बहुत कमी होती है, तो वो इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए। सो हाउ, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू गिव? ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। खैर, हमारा काम, मैं तो एम्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं तो एम्स का डीन रहा। और एम्स में हम रियली, हमारे पास जो मरीज आते हैं, आधे से ज़्यादा मरीज वो होते हैं, रादर आई वुड से 3/4 मरीज होते हैं जो कि गरीब होते हैं। जो कि आपने ठीक कहा कि ये कैंसर की बीमारी के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है। खासकर जो टेस्ट हम भी करते हैं लेबोरेटरी में, उसके लिए भी फैमिली को 40-50 हज़ार रुपये देना पड़ता है। वो भी नहीं होता, हॉस्पिटल को फंड चाहिए। अब प्रॉब्लम दोनों तरफ है। हम अगर फ्री करेंगे तो हमारे पास कहाँ से फंड्स आएंगे, हम अगर उनसे चार्ज करें तो वो कहाँ से दें? तो वो फिर एक सिस्टम है हमारे यहाँ पर बना रखा कि गरीबों के लिए, गरीब मरीजों के लिए हमारे यहाँ मेडिकल सोशल वर्कर्स हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि कैसे कहाँ से जाएं। आपको जो NGOs हैं, सोशल वर्कर्स जो हैं, हॉस्पिटल को कैसे हेल्प करता है? जैसे कुछ चैरिटी इवेंट्स होते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ NGOs हेल्प यू इन दैट मैटर? नहीं, चैरिटी इवेंट्स तो हमने नहीं किए। फॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने हमारी सपोर्ट बहुत की है। गवर्नमेंट ने एक टाइम ये भी आ गया था, हमारे टेस्ट बड़े महंगे होते थे, तो सरकार ने कहा बिल्कुल चार्ज मत करो। हमने कहा सिर्फ हम उनसे चार्ज करेंगे जो कि दे सकते हैं, जो कि देने में जो गवर्नमेंट समर्थ हैं। हाँ, जो कि और जो अमीर आदमी आते हैं जो कि टेस्ट की चार्जेस दे सकते हैं, बाकियों के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे पैसे। तो आजकल काफ़ी हद तक हमें जो सपोर्ट आ जाती है गवर्नमेंट से आ जाती है, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं है। हमें थोड़ा सा पैसा तो रेज करना ही पड़ेगा, अपनी तरफ से रेज करना पड़ेगा। चैरिटी से रेज करें, NGO से रेज करें या चैरिटी से रेज करें। तो और हमने अपना एक रिवॉल्विंग फंड बना रखा था, सरकार ने हमारी सहायता की उसके लिए भी, कि भी जो आप पेशेंट को करते हो चार्ज, वही मनी आपको वापस लैब में आ जाएगी। पर ये तो लैब के लिए हो गया। पर आपने एक बड़ा सवाल किया कि कैंसर के मरीज़ की हेल्प कहाँ से करें।
तो वही मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ मेडिकल सोशल वर्कर्स का भी एक ग्रुप है जो कि उनको गाइड करता है कि मंत्रालय से चले जाएं, पीएमओ से थोड़े से हेल्प हो जाती है, कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जिनके उनको हेल्प हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये हेल्प बड़ी कम है। Because we have lot of patients. हाँ, हमारे क्योंकि पास cancer पोस्ट patients ट्रांसप्लांट बहुत के ज़्यादा है। बाद उनकी हेल्प कहाँ से आएगी? क्योंकि कैंसर की बीमारी ऐसी है जो अनक्योर्ड है, जो हम नहीं इफेक्टिव नहीं हो पाती, एंड दे वांट क्योरनेस इन एवरी स्टेज। हाँ नहीं, अब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि क्योर नहीं है, काफ़ी कैंसर्स के लिए क्योर है। जैसे मैंने बताया, ये जो ब्लड कैंसर्स हैं, इनके लिए अगर हमें अच्छा डोनर मिल जाता है जो कि HLA मैच्ड हो, अगर फैमिली से HLA मैच सिबलिंग नहीं है, तो अब हमने वो बनाना शुरू किया है अनरिलेटेड डोनर मैरो बैंक। उसको हमने इंडिया में जो बना रहे हैं उसका नाम दिया इंडियन मैरो डोनर रजिस्ट्री, IMDR। उसके लिए भी मैं बड़ा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कई ऑफिसर्स हैं, हमारी बड़ी हेल्प की है। और ये IMDR आने वाले महीने 2 महीने में इट विल बी रियलिटी। उसमें हम 5 लाख डोनर रिक्रूट करना चाहते हैं। 5 लाख डोनर हिंदुस्तान के सभी स्टेट से, सभी प्रांतों से। आपको पता है हमारा देश में कई तरह की कम्युनिटीज़ हैं, हर तरह की एथनिक ग्रुप्स हैं। हम सिर्फ दिल्ली के ही नहीं डोनर लेना चाहते, हम पूरे भारत के हर संस्थान के लेना चाहते हैं, 5 लाख के करीब डोनर्स। और उसके लिए हम एक सेपरेट संस्था भी बनाने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा सहायता चाहिए। आप लोगों को अवेयरनेस करवाएं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो जो लोग समर्थ हैं हमको थोड़ी सी डोनेशन देने के लिए, वो सामने आए। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इसमें है कि हमें डोनर चाहिए, हमें हेल्दी डोनर चाहिए, यंग लोग आप जैसे। और हमारे डोनर पूल होता है 20 साल से लेकर 55 तक। इस दौरान के लोग हमारे पास आएँ, अपना ब्लड सैंपल दे के जाएँ या अपना सलाइवा सैंपल दे के जाएँ। बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशंस और डोनेशन ज़रूर करता है, बट सर एक सबसे बड़ा मुद्दा सवाल ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं जी, और अभी सबसे बड़ा मुद्दा होता है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जी, औरतों के बीच में, और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनका अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ जी। में। तो आप कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिनसे उनके बीच में अवेयरनेस बढ़े? नहीं, आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया कि अवेयरनेस जो है ना, बड़ी कंटिन्यूस थिंग। मैं ये कहूँगा कि कई बार अवेयरनेस कैंप लगते भी हैं, बहुत बार लगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने कई बार किए हैं अवेयरनेस कैंप, और कई संस्थानों ने किए। मैं तो इंडिया के पूरे संस्थानों में भी जाता हूँ, बहुत बार किए हैं। लेकिन देश इतना बड़ा है, हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, ये तो रोज ही हो, इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स रोज हो, रोज चैनल्स अपने दिखाती रहें। वो ब्रेस्ट कैंसर का आपने सवाल उठाया, उसमें हम कैसे महिलाओं को समझाएं कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें और टाइमली आ जाएं। टाइमली उसकी अवेयरनेस नहीं है। और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमारा देश बहुत बड़ा है। एजुकेशन, जो एजुकेशन बढ़ेगा, आपको हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो एक वहां तक आ जाती है, एजुकेशन लेवल। जो आप देखेंगे, जो एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, स्वच्छता भी बढ़ेगी। लोग अपने आप चाहेंगे कि हम स्वच्छ भी जगह पे रहें। ये वो तो हर इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अगर हम वो अच्छी बातें हर कोई सुनना पसंद करता है, बट उस पे कितने लोग काम कर पाते हैं। आपने एक सवाल उठाया था कि कैंसर क्योरेबल नहीं। मैं उसमें थोड़ा सा एक और बताना चाहता हूँ कि आजकल नई तरीके भी आ रहे हैं। एक पूरी ब्रांच ऑफ साइंस आ रही है जिसको कहते हैं हम इम्यूनोथेरेपी। हम नए इम्यून सेल्स डालते हैं। होता क्या है कि कैंसर के अंदर, कैंसर का जो मरीज है वो अपने ही डिफेंस सिस्टम से कैंसर सेल्स को मार नहीं पा रहा। हम उसमें नया अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू इम्यून सिस्टम डाल दें, वो इस तरह से डालें ताकि वो उसको रिएक्ट ना करे, तो उससे काफ़ी कुछ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 सालों में इसके ऊपर काफ़ी शोध हुआ है, और हमें काफ़ी उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर इम्यूनोथेरेपी दवाइयों के साथ
कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा और इससे कई तरह के कैंसर्स के ऊपर हम शोध कर पाएंगे। आप ये बताना चाहेंगे कि इस कैंसर में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में से दोनों में से कौन से इलाज ज्यादा इफेक्टिव है? देखिए ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं आयुर्वेदिक नेचुरल वे से जाना। आप कुछ ऐसे परहेज मैं बताएंगे बिल्कुल मानता हूँ कि आयुर्वेदा में भी हमारे यहाँ पर हमारी आयुर्वेदा बहुत पुरानी संस्कृति है, भारत में है, चाइना में है, और वो जो संस्कृति है काफी अच्छी है। कैसे हम अपने आप को ठीक रखें, योगा एक बहुत अच्छी चीज है। डाइटरी रिकमेंडेशन, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना, संयम रखना, इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। और आयुर्वेदा में भी कई दवाइयां ऐसी हैं जो कि बड़ी अच्छी, और अब तो पूरा भारत सरकार का आयुष डिपार्टमेंट है और उनके कई तरह के संस्थान हैं जहाँ के बहुत ही डीप तरह का शोध चल रहा है इसके ऊपर भी, क्योंकि कमी सिर्फ वही थी। आयुष में कई दवाइयां थी, पता नहीं था कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब लेकिन समय जो है ना बदल चुका है और आयुष डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत, और अब तो ये चल रहा है कि हमारे जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक आयुर्वेद का भी एक सेल आ जाए ताकि वो उनके साथ मिलके हम काम करें। जो आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसे कैंसर हों जहाँ एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा दोनों मिलके हम करेंगे तो शायद उसका इलाज हम अच्छा कर पाएंगे। सर, जो एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि एम्स जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ से कैंसर के मरीज पूरे भारत से आते हैं, तो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, एम्स उनको कितने हद तक उनको हेल्प कर पाता है, कितना इफेक्टिव है इनका इलाज? बहुत इफेक्टिव है। भारत से सभी जगह से लोग आते हैं और सपना लेके आते हैं। आज आप देखेंगे हमारे इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर मरीज के नंबर कितना है, जमीन पे बैठे हुए लोग हैं, तब उनके अंदर भी एक थोड़ी सी इच्छा है कि हाँ मेरा इलाज यहीं पर होगा, और हो भी रहा है। ये नहीं मैं कहता कि हर कैंसर का इलाज हमने ढूंढ लिया है। अभी तो ये है कि कैंसर को रोकथाम करना, उसका मतलब फाइनल क्योर, फुल क्योर कई चीजों में है। कैंसर एक बहुत बड़ी चीज है। कैंसर एक शब्द जो है ना, इसमें तरह तरह के कैंसर आते हैं। कुछ के लिए इलाज हमारे पास है, कुछ के लिए नहीं है। जिनके लिए नहीं है उनके लिए कुछ इस तरह की दवाइयाँ, ताकि उनकी जिंदगी जो है थोड़ी ठीक तरह से और जिंदगी बढ़ सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए। लेकिन कैंसर एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि शोध चलते रहना चाहिए। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट को एक NCI दिया है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है झज्जर में बनने वाला है, और 2700 करोड़ रुपए की ग्रांट से बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है कि उसमें हम शोध भी करेंगे, साथ साथ इलाज भी करेंगे साथ साथ। और कुछ कैंसर्स का जहाँ पे इलाज है उसका इलाज किया जाएगा, प्रॉपर इलाज किया जाएगा, उसी तरीके का इलाज किया जाएगा जहाँ के जो कि बाहर के देशों में है। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम कैंसर में बहुत डीप जाके शोध करें, नए नए इलाज लाएं। तो मैंने जो कहा कि नया जो एक इलाज आ गया इम्यूनोथेरेपी का, सेल थेरेपी का, तो स्टेम सेल्स का आपने नाम सुना होगा। वो ये है कि सर मेन बात ये है, जड़ जो इसकी चीज़ है वो तभी शुरुआत हो सकती है जब लोगों के बीच में अवेयरनेस आए, जो लोग एजुकेटेड हों, लोगों को पता हो कि कैंसर का इलाज किस तरीक़ों से हो सकता है, वो डॉक्टर्स के पास आए, बात करें। काफ़ी लोग तो डरते हैं, कैंसर का नाम सुन के ही डर जाते हैं, इसलिए काफ़ी NGOs ने मिलकर बहुत हेल्प किया है उसको। इसलिए एक हम बालाजी मीडिया के साथ एक नया शो लेकर आ रहे हैं, ह्यूमन केयर फाउंडेशन के साथ, बालाजी मीडिया आगाज, एक शुरुआत, टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, टू सपोर्ट द कैंसर पेशेंट्स ऑफ एम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ है डॉक्टर नरेंद्र के मेहरा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, अवेयरनेस बढ़ाई, जागरूकता बढ़ाई, और इसी के साथ हम और शोज लेके आएंगे ताकि आप लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता दोनों बढ़ सके। धन्यवाद।